नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का हम 38वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 37 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश में आरक्षित यानी कि रिजर्व की गई हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, एसटी के लिए लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में आरक्षित की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। ठीक है, और इन 29 में से एसटी के लिए कितनी आरक्षित की गई हैं? तो एसटी के लिए 6 आरक्षित की गई हैं, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और हम यदि बात करें कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं, तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की? तो 80 सीटें हैं। ठीक है, अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एससी के लिए लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस प्रदेश में रिजर्व की गई हैं। तो एससी के लिए सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश में रिजर्व की गई हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में रिजर्व की गई हैं। और यहाँ पर संख्या कितनी है सीटों की? तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या है 80। और 80 में से एससी के लिए कितनी रिजर्व हैं? तो 80 में से एससी के लिए 17 सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व हैं। तो देखिए दोस्तों, एससी और एसटी दोनों के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एससी के लिए टोटल कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं। तो एससी के लिए जो है टोटल 84 सीटें रिजर्व की गई हैं। और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो एसटी के लिए जो है 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 131 सीटें रिजर्व की गई हैं एससी और एसटी के लिए। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। ठीक है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 330। ठीक है, इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा में एससी और एसटी की सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में किया गया है। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। चलिए, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो देखिए, लोकसभा में या फिर संसद में जो शून्यकाल है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? 0 आवर बोलते हैं। तो इसका समय जो है ये 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। ठीक है, मतलब टोटल कितने घंटे का होता है? तो 1 घंटे का होता है। ठीक है, और इस अवधि के दौरान जो सदस्य होते हैं वो बिना किसी पूर्व अनुमति के, ठीक है, या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो प्रश्न उन सदस्यों ने पूछा है उन पर त्वरित कार्यवाही भी चाहते हैं ये सदस्य। ठीक है, तो समय भी आपको याद रखना है कि जो 0 आवर होता है इसका समय कब से कब तक होता है? तो 12 से 1 बजे तक का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो नाना साहब और तात्या टोपे हैं इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है, और जो मौलवी अहमदुल्ला हैं इन्होंने जो है कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने फतेहपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य टार्टर जल डमरू मध्य। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 7.3 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो टार्टर जल डमरू मध्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? ये प्रशांत महासागर में स्थित है।
नंबर 6 क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था। तो कौन संबंधित नहीं था, हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है कुंवर सिंह, ठीक है। तो कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति से संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, याद रखना है। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। और जो बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से नेतृत्व किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। और जो ऊधम सिंह हैं, ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, ठीक है। और यही हमें बताना था, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नंबर डी पे लिखा है मौलवी अहमदुल्ला, तो ये तो 1857 की क्रांति से संबंधित थे। मैंने अभी आपको रिसेंटली ही बताया है कि इन्होंने फतेहपुर से नेतृत्व किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊधम सिंह हैं, इनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो ऊधम सिंह जो हैं, ये इंडिया के फेमस क्रांतिकारी थे। और इन्होंने जो है 1940 में, ठीक है, इन्होंने 1940 में लंदन जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था ना, जनरल डायर, ठीक है, इन्होंने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। ये जनरल डायर कौन था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, वैसाखी के दिन। किस दिन, वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1919 को हुआ था। और 1940 में, मतलब टोटल 21 साल बाद, कितने साल बाद, 21 साल बाद, जो ऊधम सिंह हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को लंदन में जाकर ठोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो जो शारदा अधिनियम है, इसमें लड़कियों की आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों की आयु रखी गई थी 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शारदा अधिनियम है, ये कब पारित किया गया था, तो ये 1929 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम को बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है, इसका ऑफिशियल नेम है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, जो वेदांत सोसाइटी है, इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है, ये फैक्ट कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो यदि वेदांत कॉलेज पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे जो है अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद जो हैं अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो देखिए, जो अलीगढ़ आंदोलन है, ये सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो आंदोलन है, एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन था, जो कि मुसलमानों में धार्मिक और शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक जो है 6 राष्ट्रपतियों को, कितने, 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कौन कौन से राष्ट्रपति हैं और इनको कब कब सम्मानित किया गया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1954 में किया गया था। दूसरे कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, इनको 1962 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। तीसरे कौन थे, जाकिर हुसैन थे, इनको 1963 में। चौथे जो हैं वी वी गिरी, इनको 1975 में। पाँचवें जो हैं APJ अब्दुल कलाम, इनको 1997 में। और छठवें जो हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ,
ये बहुत सारी बुकों में आपको नहीं मिलते, बहुत कुछ यूनिक बुकें होती हैं उनमें आपको मिलते हैं। तो जब भी मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ तो उसको आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे या फिर रिवीजन कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और एक बार आप इनको फिर से पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 52 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 52 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। और उसके तुरंत बाद आता है अनुच्छेद 53। ठीक है, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये किस में निहित होगी, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, रुक जाती हैं या फिर लौट जाती हैं। तो देखिए जो ध्वनि तरंगें हैं, जो साउंड वेव्स हैं, यदि किसी भी तल में टकराती हैं तो उसके बाद वो क्या करती हैं, लौट जाती हैं, यानी कि परावर्तित हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ में ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं, तो जब भी जो साउंड वेव हैं वो चलती हैं तो अपने साथ में एक एनर्जी ले जाती हैं, एक ऊर्जा ले जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है जो अपने साथ में ले जाती हैं ध्वनि तरंगें, ये कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा अपने साथ में ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो देखिए इनमें से जो अंग्रेजी भाषा है ना, ये 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। जो अंग्रेजी भाषा है ये हमारे संघ की सहायक राजभाषा है। ठीक है, हमारे संघ की सहायक राजभाषा है। इसके साथ साथ जो है ये मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा भी है, किंतु इसका 8वीं अनुसूची में वर्णन, यानी कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। याद रखना है, ये मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की राजभाषा है। नंबर 16 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। तो देखिए आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने की थी, तो जहांगीर ने की थी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी, तो आगा रज़ा के। ठीक है, आगा रज़ा के नेतृत्व में जो जहांगीर है इसने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जहांगीर का शासनकाल है, ठीक है, जो जहांगीर का शासनकाल है इस समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि जो हल्दीघाटी का युद्ध है ये कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था, तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, तो मानसिंह जो है इस युद्ध में अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट नंबर 18 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो देखिए चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध जो है शासन के सिद्धांत और राजनीति से है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र ये कितने खंडों में लिखी गई है, तो ये टोटल 15 खंडों में लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक ये जो पुस्तक है इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। और ये पुस्तक चाणक्य ने लिखी है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 19 क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमें 4 में से गलत कथन का चयन करना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए नंबर ए पे लिखा है, मुगल वंश में जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो नंबर ए तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर बी पे लिखा है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो आगरा में मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है,
नंबर सी पे लिखा है औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर डी पे लिखा है फ्रांकोइस वर्नियर अकबर का चिकित्सक था। ये कथन जो है ये गलत लिखा हुआ है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फ्रांकोइस वर्नियर है ये अकबर का चिकित्सक नहीं था। ये किसका चिकित्सक था? तो ये औरंगजेब का चिकित्सक था। किसका? ये औरंगजेब का चिकित्सक था। ये जो सही फैक्ट मैंने आपको बताया है ये आपको याद रख लेना है और प्लस में जो मैंने आपको 4 फैक्ट बताए हैं ये भी आपको याद रख लेना है। देखिए हमारा उद्देश्य क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना तो होता ही है, इसके अलावा बीच बीच में जो एक्स्ट्रा फैक्ट आते हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, वो फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी फैक्टों को बिल्कुल अच्छे से याद करते चलिएगा और यदि आप चाहें तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं तो उन फैक्टों को नोट डाउन भी कर लिया करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में हमें बताना है कौन सी है। तो देखिए झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, रावी है, चिनाव है, व्यास है, सतलुज है। ये जो 5 नदियां हैं ये पांचों नदियां जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो देखिए जो हुमायूं ने युद्ध लड़े थे इसके युद्धों का क्रम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं हुमायूं द्वारा सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देवरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? तो ये 1531 में लड़ा गया था। ठीक है, दूसरा फिर कौन सा युद्ध लड़ा था हुमायूं ने? चौसा का लड़ा था। और चौसा का जो युद्ध है ये कब लड़ा था इसने? तो ये 1539 ईस्वी में लड़ा था। फिर लड़ा था विलग्राम का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था। और फिर हुआ था सरहिंद का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये जो है ये 1555 में हुआ था। कब हुआ था? 1555 में हुआ था। तो देखिए जो हुमायूं द्वारा युद्ध लड़े गए थे इनका क्रम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके क्रम जो हुमायूं है इसके युद्धों का क्रम याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है दे 24। ठीक है, आप किसी से 24 की संख्या में कोई वस्तुएं मंगा रहे हैं। ठीक है, आप क्या मंगा रहे हैं? 24 की संख्या में किसी से कोई वस्तुएं मंगा रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं दे 24। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दे से हमारा क्या बन जाएगा? देवरा का युद्ध। 24 के चा से हमारा बन जाएगा चौसा का युद्ध। वी से हमारा बन जाएगा बिलग्राम का युद्ध और सा से हमारा क्या बन जाएगा? सरहिंद का युद्ध। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको किसी न किसी लॉजिक या फिर ट्रिक के माध्यम से याद करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि लंबे समय तक आप इन फैक्टों को याद रख पाते हैं। यदि आप नॉर्मली आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, 4 चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम कुछ समय बाद इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन यदि हमने ट्रिक का यूज़ किया है तो वो चीज़ें, वो फैक्ट हमें लंबे समय तक याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्य समाज है, ठीक है, जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये फैक्ट सीधा पूछा जाता है। ठीक है, कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, और जो आर्य महिला समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, और कब की थी इसकी स्थापना इन्होंने? तो इन्होंने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैग। ठीक है, और कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। और जो कैग हैं इसकी नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, और कैग जो हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो कैग की नियुक्ति करते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम कैग कौन बनाए गए थे इंडिया के? तो वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव जो हैं ये इंडिया के प्रथम कैग बनाए गए थे। ठीक है, और जो कैग हैं इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये कैग का कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक यानी कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, लोक निधि का अभिभावक, ठीक है, अभिभावक पूछे या फिर लोक निधि का मित्र पूछे या फिर लोक निधि का मार्गदर्शक पूछे, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनी होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन सरल है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता दूं, जो सिलिकॉन है एक प्रकार का अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है, बेंगलुरु को कहा जाता है। एक्चुअल में जो सिलिकॉन वैली है, ये जो सिलिकॉन वैली है ये अमेरिका का एक शहर है, ठीक है, अमेरिका का एक शहर है। और इसी प्रकार से भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई थी आईसी की, तो जो आईसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और यहाँ पर आईसी चिप की भी हमने बात करी थी। तो जो आईसी चिप है, ठीक है, जो आईसी चिप है इसका आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जैक केबली ने, किसने, जैक केबली ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। मतलब आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, बरेली से नेतृत्व किसने किया था। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में या फिर 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। देखिए क्या होता है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ में बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और इसी प्रकार के हम इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे पुराने वीडियो भी देख लेना है। कैसे, प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। जो 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसके हम टोटल 38 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, केवल 2 ही पार्ट बचे हुए हैं। तो आपको सजेस्ट करना है कि जो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी 2 पार्ट के बाद, इसके बाद हम कितने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें। जो भी आपके मन में बातें चल रही हों, जो भी आप फीडबैक देना चाहें, जो भी आप सजेशन देना चाहें, वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूं और जो मुझे लगता है उस पर रिप्लाई भी करता हूं। और यदि ऐसा लगता है कि जो कमेंट आपने किया है वो सभी लोगों के हित में है तो वो मैं उस पर काम भी करता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।